हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री 2023 में यूनिट 7 के आज हम प्रैक्टिस प्रश्न करने वाले हैं और इसमें आप लोग भी अपना अपना मैं आपको 1 सेकंड का समय दूंगी। आप लोग भी अपना अपना 5 सेकंड का समय देती हूँ। आप लोग भी अपना अपना आंसर सोच लीजिएगा और फिर 30 क्वेश्चन है ये। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आप लोगों के कितने सही आंसर है। सभी लोग कीजिएगा। फिर हम ऐसे और बहुत सारे टेस्ट करेंगे तो इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको आंसर भी पता चलता जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग जरूर देखिएगा, सर अपने अपने मार्क्स जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन या अपवर्तन। तो सोचिए ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर, आप लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा। अपना अपना आंसर जरूर ये सोच रहिएगा आपका कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। तो ये यूनिट 7 का फर्स्ट टॉपिक है, विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, उससे संबंधित एमसीक्यू है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसका आंसर क्या होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। दूसरा क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या है। ऑटोमोबाइल्स में जो हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं वो किस सिद्धांत पर काम करते हैं। आर्किमिडीज, न्यूटन का नियम, बर्नौली या पास्कल का नियम। तो ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करते हैं। आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका आंसर है पास्कल का नियम। हाइड्रोलिक जो ब्रेक हैं वो किस सिद्धांत पर काम करते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के सिद्धांत पर काम करते हैं। सभी लोग अपने मार्क्स ऐसे दीजिएगा। 30 में से किसके कितने आए, जैसे कि 30 में से 25 आए हैं, 30 में से 15 आए हैं, 10 आए हैं, 28 आए हैं, 30 में से 30 आए। सभी लोग अपने मार्क्स दीजिएगा। तो ये किस सिद्धांत पर काम करता है। हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है, बर्फ, ये एमपीपीएससी ये वाला क्वेश्चन पूछ चुकी है एक बार। बर्फ का पानी में तैरना किस सिद्धांत से संबंधित है। बर्फ का पानी में तैरना किस सिद्धांत से संबंधित है। न्यूटन, हुक, आर्किमिडीज या आइंस्टीन। तो बर्फ का पानी में तैरना संबंधित है। याद रखिए, पानी में कोई चीज़ आर्किमिडीज का सिद्धांत कह रहा है जब भी कोई वस्तु पानी में तैरती है तो जितना उस पर बल लगता है उतना ही वो पानी को हटाती जाती है। तो ये बर्फ का पानी में तैरना किसने बताया है। आइंस्टीन, आर्किमिडीज ने बताया है। किसने बताया है। आर्किमिडीज ने। अगला क्वेश्चन है, विकास का मुख्य कारक क्या है। विकास का मुख्य कारक क्या है। उत्परिवर्तन, प्राकृतिक वरण, लैंगिक प्रजनन या प्रजनन। विकास मेनली किस कारण से होता है। तो विकास का मुख्य कारण क्या है। सोचिए आप क्या होगा इनमें से, आपका आंसर कौन सा सही हो रहा है। तो विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वरण। क्या है। प्राकृतिक वरण। उत्परिवर्तन को ह्यूगो डी ब्रीज ने बताया था। उत्परिवर्तन, शरीर में जब अचानक से कोई परिवर्तन हो जाता है तो उसको उत्परिवर्तन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बारिश की बूंद का गोल होना किसका उदाहरण है। बारिश की बूंद का गोल होना, बारिश की बूंद जो गोल होती है वो किसके कारण होती है। पृष्ठ तनाव के कारण होती है, श्यानता के कारण होती है, घनत्व के कारण होती है या वायु दाब के कारण होती है। बारिश की बूंद गोल। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी। ज्वाइन जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को ज्वाइन, व्हाट्सएप ग्रुप को, टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, इंपॉर्टेंट पीडीएफ, इंपॉर्टेंट वीडियो की लिंक सब कुछ वहाँ पे आपको मिलता रहेगा। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टा लिंक है। इंस्टा पर मुझे फॉलो करके मैसेज भी कीजिएगा और ताकि एक ग्रुप बनाया जाएगा, उसमें आपको जोड़ लिया जाएगा। तो ये आकांक्षा 1957 इंस्टा की आईडी, यहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बारिश की बूंदों का गोल होना किसका उदाहरण है। पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। अगला तो सभी को पता होगा, आनुवंशिकी के पिता के रूप में किसको जाना जाता है। आनुवंशिकी के पिता के रूप में किसको जाना जाता है। सोचिए तो किसको जाना जाता है। मेंडल को जाना जाता है। आनुवंशिकी के पिता के रूप में मेंडल को जाना जाता है। फ्रेंड्स, ये मेरे एमपीपीएससी प्रीलिम्स के नोट्स हैं। अगर आपने अभी तक कहीं से भी कोई नोट्स नहीं, आप हमारे ये शानदार नोट्स ले सकते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्नों का ये संग्रह है। यूनिट 10 ये यूनिट वाइज नोट्स बनाए गए हैं। यूनिट 1 से यूनिट 10 तक हर यूनिट के बहुत ही शानदार प्रश्नों को लिया गया है।
यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक इसमें इतिहास मध्य प्रदेश का, भारत का इतिहास, मध्य प्रदेश का भूगोल, भारत विश्व का भूगोल, मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, भारत की संविधान, विज्ञान, पर्यावरण, भारत और मध्य प्रदेश, खेलकूद, सूचना संचार प्रौद्योगिकी आयोग दिया गया है। साथ में एक करंट अफेयर्स की बुकलेट भी आपको इसके साथ मिलेगी। इन सभी की प्राइस जो है 2599 है। साथ में इसके साथ आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी दिया जाता है। सो फ्रेंड, ये देख सकते हैं आप, ये यूनिट वाइज नोट्स तैयार किए गए हैं। टोटल 11 बुकलेट आपको इसमें दी जाती हैं। 10 बुकलेट यूनिट वाइज हैं और बाकी एक बुकलेट इसमें करंट अफेयर्स की आपको दी जाती है। फ्लो चार्ट, डायग्राम्स है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ये नोट्स तैयार किए गए हैं। भारत में कहीं भी आप रहते हो आपके पास ये डिलीवर हो जाएंगे 7 से 8 वर्किंग डेज में। आपको मुझे व्हाट्सअप करके पेमेंट नंबर लेना है, पेमेंट करना है, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट देना है, आपके पास ये नोट्स पहुंच जाएंगे। और सबसे मेन जो इसके साथ मिल रहा है, इसके साथ व्हाट्सएप का ग्रुप। जैसे प्रश्न मैं आपको कराती हूँ ऐसे ही प्रश्नों की प्रैक्टिस वहाँ पर कराई जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं, करंट अफेयर्स कराया जाता है। ये ग्रुप केवल हमें आपको हमारे नोट्स के लेने पर ही मिलता है। सिंगल ग्रुप लेने का कोई भी ऐसा हमारे पास ऐसे कोई तरीका नहीं है। नोट लेने पर ये ग्रुप मिलता है। ग्रुप आपके लिए रामबाण कोचिंग का काम करता है, तो आप हमारी ये नोट्स ले सकते हैं। अगर आप यूनिट 10 की ई बुक लेना चाहते हैं तो 199 रुपये में आप आयोग की प्रश्नोत्तरी भी ले सकते हैं। 900 इसके MCQ हैं और 199 रुपये इसका चार्ज है, तो आप ये भी परचेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा श्यानता किस में होती है? सबसे ज़्यादा श्यानता किस में होती है? जल में होती है, वायु में होती है, खून की होती है या शहद की होती है? तो सबसे ज़्यादा श्यानता किसकी होती है? तो सोचिए किसकी होती है सबसे ज़्यादा श्यानता? सबसे ज़्यादा श्यानता किसकी होती है? देखो, श्यानता सबसे पहले ये समझो श्यानता क्या होता है। यह तरल के गाढ़ेपन या उसके बहने का प्रतिरोध करने की क्षमता का परिचायक है। मतलब किसी तरल का वह गुण जिसके कारण वह किसी बाहरी प्रतिबल या अपरूपक प्रतिबल के कारण अपने को विकृत करने का, मतलब तोड़ने का प्रतिरोध करता है, उसको बोलते हैं हम श्यानता। इनमें देखो, जल की, वायु की, खून की या शहद की, किसकी श्यानता ज़्यादा होती है? तो शहद की श्यानता सबसे ज़्यादा होती है। शहद सबसे ज़्यादा गाढ़ा होता है। अगला है, योग्यतम की उत्तरजीविता का संबंध किससे है? योग्यतम की उत्तरजीविता का संबंध लेमार्कवाद से है, ओपेरिनवाद से है, डार्विनवाद से है या मेंडलवाद से है? योग्यतम की उत्तरजीविता का संबंध। तो योग्यतम की उत्तरजीविता का संबंध आपने आंसर लगा लिया होगा, इसका आंसर होगा डार्विनवाद। क्या है? डार्विनवाद। योग्यतम की उत्तरजीविता का संबंध किससे है? डार्विनवाद से है। अगला है, जीवन संघर्ष का संबंध किससे है? जीवन संघर्ष डार्विनवाद से, लेमार्कवाद से, ओपेरिनवाद से या मेंडलवाद से? तो जीवन संघर्ष का संबंध भी है डार्विनवाद से। जीवन संघर्ष का संबंध भी किससे है? डार्विनवाद से है। डार्विन जो नियमों का संग्रह दिया था उसको डार्विनवाद कहते हैं। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार कुल ऊर्जा का मान कैसा रहता है? कम रहता है, अधिक रहता है या नियत रहता है या सभी? कैसा रहता है? तो नियत रहता है। कैसा रहता है? नियत रहता है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार कुल ऊर्जा का मान कैसा रहता है? नियत रहता है। परमाणु सिद्धांत का जनक किसको माना जाता है? परमाणु सिद्धांत का जनक किसको माना जाता है? डाल्टन, थॉमसन, मेंडल या डार्विन? आप लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा। परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है डाल्टन। पृथ्वी का सबसे जो छोटा सा छोटा कण होता है वो क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। परमाणु से मिलकर अणु बनते हैं। कोशी का सिद्धांत कब आया था? कोशी का सिद्धांत आया था 1838 ईस्वी में। कोशी का सिद्धांत कब आया था? कोशी का सिद्धांत 1838 में कोशी का सिद्धांत आया था। कब आया था? 1838 में आया था। अगला क्वेश्चन है, कोशी का सिद्धांत किसने दिया था? कोशी का सिद्धांत अभी हमने पढ़ा कि कब आया था? 1838 में आया था। अब आपसे पूछें ये कोशी का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने, लेमार्क ने, मेंडल ने या स्लाइडेन एंड स्वान ने? तो कोशी का सिद्धांत दिया था स्लाइडेन एंड स्वान ने। किसने दिया था? स्लाइडेन एंड स्वान ने। कब आया? 1838 में आया।
अगला है पाश्चुरीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? पाश्चुरी हैकल ने, बीडल टेटम ने, डार्विन ने या लुई पास्चर ने? आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। पाश्चुरीकरण का सिद्धांत दिया है लुई पास्चर। फ्रेंड, ये जो MPPSC प्री की मेरी एस सीरीज चल रही है, इसमें हमने जो एस सीरीज़ के 17 भाग कर चुके थे और ये आज हमारी सीरीज़ का 18वां भाग है। कौन सा भाग है हमारी सीरीज़ का? ये 18वां भाग है। ये सीरीज़ में मैं सारे टॉपिक कवर करवा रही हूँ। जितनी भी महारत्न कंपनियाँ होंगी, उनकी स्थापना कब, उन्हें महारत्न बनाया गया, वित्तीय संस्थान को, हर टॉपिक, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे MP हो, सब कुछ कराऊंगी। एक और चीज़, MP के लिए मैंने एक अलग से कोर्स बना दिया है, MP GK टॉपिक वाइज। उसमें आपको MP GK में टॉपिक वाइज करा रही हूँ, वो ज़रूर देखिएगा अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी हो, क्योंकि MP का वेटेज ज़्यादा होता है। और उसकी लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। उसके कोर्स की प्लेलिस्ट जो है, उसके 2 भाग मैं करा चुकी हूँ। मध्य प्रदेश का गठन और पुनर्गठन के 50 प्रश्न और मध्य प्रदेश भौगोलिक संरचना से 50 प्रश्न। अब जो कुछ आएगा वो मैं मध्य प्रदेश की जलवायु करवाऊंगी, तो अगर नहीं देखा हो तो वो ज़रूर देखिएगा। अति 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 महत्वपूर्ण वो एक संग्रह है जो आपके MPPSC हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, सबके लिए बहुत यूज़फुल है। तो वो MP का जो मैं करवाने वाली हूँ MPPSC के लिए, वो आप वही MP के कोर्स में देखिएगा। लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। अगला क्वेश्चन है, पाश्चुरीकरण का सिद्धांत। अभी हमने पढ़ा कि पाश्चुरीकरण की खोज किसने की थी, पाश्चुरीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? लुई पास्चर ने दिया था। और आपसे पूछूं कि पाश्चुरीकरण का जो सिद्धांत आया था वो कब आया था? पाश्चुरीकरण का सिद्धांत कब आया था? तो वो आया था 1862 में। कब आया था पाश्चुरीकरण का सिद्धांत? 1862 में पाश्चुरीकरण का सिद्धांत आया था, लुई पास्चर ने दिया था। अगला है, केपलर के नियम किससे संबंधित हैं? अंतरिक्ष से, ग्रह से, उपग्रह से या सूर्य से? तो जो केपलर के नियम है वो ग्रह से संबंधित हैं। केपलर के नियम किससे संबंधित हैं? ग्रह से संबंधित हैं केपलर के नियम। अगला क्वेश्चन है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने, डाल्टन ने, बीडल टेटम ने या न्यूटन ने? एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया है? तो एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत दिया है बीडल एंड टेटम ने। किसने दिया? बीडल एंड टेटम ने एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत दिया है। अगला है, उत्प्लावन बल को किसने समझाया? उत्प्लावन बल वही है जो जल में काम करता है। मैंने अभी बताया था कि जल वाला कोई क्वेश्चन आए तैरने से सिद्धांत, तो वो किससे संबंधित है? वो आर्किमिडीज से संबंधित है। किससे संबंधित है? आर्किमिडीज से संबंधित है। तो उत्प्लावन बल को किसने समझाया? आर्किमिडीज ने समझाया। अगला है, आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल से कैसा हो तो वस्तु डूबेगी? अधिक हो, कम हो, समान हो या कोई नहीं? अधिक हो। अगर अधिक होता है वस्तु का भार उत्प्लावन बल से, वस्तु का भार ज़्यादा है और वो उत्प्लावन मतलब जो बल को वो हटाती है वस्तु, वो ज़्यादा होता है, तो वस्तु क्या होती है? डूब जाती है। बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना न्यूटन का कौन सा सिद्धांत है? बंदूक से गोली छोड़ते समय यदि पीछे की ओर झटका लगता है तो वह न्यूटन का कौन सा सिद्धांत है? तो वह न्यूटन का तीसरा सिद्धांत है। बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना कौन सा सिद्धांत है? न्यूटन का तीसरा सिद्धांत है। अगला है, चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? ये पृथ्वी की परिक्रमा करता है, यह पृथ्वी का उपग्रह है, यहाँ नाइट्रोजन नहीं है, या इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है? तो इनमें से क्या कारण है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है? सोचिए आप, क्या है इसका कारण? इसका कारण है कि इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। फ्रेंड्स, सभी लोग अपने अपने 30 में से आप लोगों के कितने मार्क्स आ रहे हैं बताइएगा जरूर। अगला क्वेश्चन है, परमाणु संरचना का सिद्धांत किसने दिया था? परमाणु संरचना का सिद्धांत किसने दिया था? बोहर और रदरफोर्ड ने दिया था। किसने दिया था? बोहर और रदरफोर्ड ने दिया था। परमाणु संरचना का सिद्धांत बोहर और रदरफोर्ड ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी है? आधुनिक, देखो मेंडलीव की तो पुरानी सारणी है, अब जो आधुनिक आवर्त सारणी जो अभी चल रही है वो किसने दिया है? तो वो मोसले ने दी है। किसने दी है? मोसले ने। कब दी है? 1813 ईस्वी में आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने दी। न्यूटन का नियम कब आए थे? न्यूटन के जो नियम आए थे उनकी बुक थी एक, प्रिंसिपिया।
प्रिंसिपिया एक बुक थी, उसमें उन्होंने न्यूटन के नियम दिए थे। और कब दिए थे न्यूटन के नियम उन्होंने? तो उन्होंने न्यूटन के नियम दिए थे 1609 में। 1609 में उनकी बुक प्रिंसिपिया में न्यूटन के नियम आए थे। अगला क्वेश्चन है, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन है? तो फाउंटेन पेन के आविष्कारक हैं वाटरमैन। कौन है? वाटरमैन है फाउंटेन पेन के आविष्कारक। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कारक कौन है? सोचिए कौन है प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक? गुटेनबर्ग। कौन है प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक? गुटेनबर्ग है। अगला है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है हॉल्डेन ने। किसने दिया है? हॉल्डेन ने। अगला क्वेश्चन है, एक लेमैंतियर थे, उन्होंने भी पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था। हाइड्रोजन बम का निर्माण का सिद्धांत किसने दिया? हाइड्रोजन बम के निर्माण का। फ्रेंड, जो अगला मैं टॉपिक कराऊंगी वो भारत के जो पठार हैं, पर्वत है, उनसे क्वेश्चन आता है। पिछली बार आल्पस पर्वत से संबंधित आए थे, तो वो क्वेश्चन मैं जरूर आपको कराऊंगी क्योंकि वहाँ से एक प्रश्न बनता है। तो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आएगा वो उसी से संबंधित रहेगा। हाइड्रोजन बम का निर्माण का सिद्धांत किसने दिया था? टेलर ने दिया था हाइड्रोजन बम का निर्माण सिद्धांत। अगला है, परमाणु बम के निर्माण का सिद्धांत किसने दिया था? परमाणु बम का निर्माण सिद्धांत दिया था रॉबर्ट ओपनहीमर ने। किसने दिया? रॉबर्ट ओपनहीमर ने परमाणु बम का सिद्धांत दिया था। विद्युत धारा को किससे नापा जाता है? विद्युत धारा को किससे? देखो, बैरोमीटर से वोल्ट जो विभव होता है उसको नापा जाता है। दाब जो होता है उसको नापा जाता है। कार्डियोग्राम से हृदय की जो गति है उसको देखा जाता है। फेथोमीटर समुद्र में गहराई मापने में किया जाता है। बैरोमीटर का उपयोग जो बाष्पदाब होते हैं उसको मापने के लिए करते हैं। और विद्युत धारा को मापने के लिए किसका करते हैं? अमीटर का उपयोग विद्युत धारा को मापने में करते हैं। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एंगस्ट्रॉम होता है, याद रखिएगा। और विभव को मापते हैं वोल्ट से, और बैरोमीटर वायुदाब मापने में किया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थे 30 क्वेश्चन हमारे आज के। बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे, आशा है आपको पसंद आए होंगे। जितने भी मार्क्स हैं वो शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।